वेलकम टू इवल डेड राइज 2023। तो कहानी की शुरुआत खतरनाक किस्म के जंगलों को दिखाते हुए शुरू होती है, जहां पर एक अजीब से घर में तीन दोस्त छुट्टियां गुजारने के लिए आए थे। ये घर एक नदी के किनारे था। यहाँ दो दोस्त तो नदी के किनारे बैठे मस्ती कर रहे थे, लेकिन इनकी एक दोस्त की तबीयत खराब थी। वो घर के अंदर थी, जिसका नाम जेसिका था, जिसकी हालत काफी खराब थी। जेसिका की एक दोस्त आके उसके साथ मस्ती करना शुरू कर देती है। वो उसे एक बुक पढ़ के सुनाना शुरू कर देती है, पर ना जाने जेसिका को एकदम से क्या हो गया था। वो अपनी अजीब सी आवाज में वो बुक खुद ही पढ़ने लग जाती है। जेसिका की आवाज को सुन के ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो। उसे उल्टियां भी आने लगती हैं। उसकी आंखों का रंग भी बदल गया था। फिर वो अचानक से उठ के अपने दोस्त के बालों को जोर से खींच के उसके खाल उतार देती है और बाहर जाकर अपने दूसरे दोस्त का सर उसके जिस्म से अलग कर देती है। फिर हम जेसिका को देखते हैं, जो कि हवा में लेविटेट करना शुरू कर देती है। उसने अपने दोनों दोस्तों को भी मार दिया था। अब उसकी दोस्त उसे हवा में उड़ते हुए देखकर परेशान हो जाती है। अब तक तो आप लोगों को ये बात समझ नहीं आई होगी कि जेसिका कौन थी। आखिर इन तीनों दोस्तों के साथ ऐसा क्या हुआ था, ये सब जानने के लिए हमारी कहानी एक दिन पीछे जाती है, जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। हम एक पुरानी बिल्डिंग को देखते हैं, जहाँ पर एली नाम की औरत अपने 3 बच्चों के साथ रहा करती थी। वो अपने हस्बैंड से अलग अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। एक दिन उसकी बहन उसके घर आती है, जिसका नाम बेथ था। वो अपनी बहन के घर पर आके उसके बच्चों को तोहफे देती है। बेथ एली के हस्बैंड के लिए भी तोहफे लाई थी। वो ये बात नहीं जानती थी कि उसकी बहन अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती। जब वो उसके हस्बैंड का पूछती है तो घर में एक उदासी का माहौल बन जाता है। अब वो अपनी बहन बेथ से बात करने के लिए अपने बच्चों को पिज्जा लेने के लिए बाहर भेज देती है, ताकि ये अकेले में अपनी बहन से बात कर सके। जब बेथ को अपनी बहन के हस्बैंड के बारे में पता चलता है तो वो अपनी बहन से कहती है कि तुम्हें इसके बारे में मुझे बताना चाहिए था। जब बच्चे पिज्जा लेके वापस आ रहे थे तो अर्थक्वेक यानी कि ज़लज़ला आ गया था। एली के तीनों बच्चे कार पार्किंग में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो गया था, पर बात सिर्फ इतनी नहीं थी। एली का बड़ा बेटा डैनी देखता है कि अर्थक्वेक की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा सुराख हो गया है। ये सुराख इतना बड़ा था कि डैनी इसके अंदर भी जा सकता था। अब ये सब देखने के लिए कि अंदर क्या है, डैनी सुराख के अंदर चले जाता है, जहाँ पर उसे कुछ किताबें और ऑडियो टेप्स मिलती हैं, जिसके ऊपर पार्ट 1, 2 और 3 भी लिखा हुआ था। उसे कुछ प्रीस्ट और फादर की तस्वीरें भी मिलती हैं, और साथ ही उसे वहाँ पर बहुत से होली क्रॉस भी नजर आते हैं, जिससे ये बात तो साफ थी कि यहाँ पर किसी बुरी ताकत को रोकने के लिए एक्सोर्सिज्म किया गया होगा। वहाँ पर हम एक कब्र को भी देखते हैं, जिसके ऊपर जीसस क्राइस्ट की मूर्ति पड़ी हुई थी। उसे उस कब्र में से एक किताब भी मिलती है, जो कि कपड़े के साथ ढांपी हुई थी। बिना कुछ सोचे वो किताब को अपने साथ ले जाता है। उधर ऊपर इनकी माँ एली अपने बच्चों के लिए परेशान थी, क्योंकि उन्होंने टीवी में सुना था कि ज़लज़ले की वजह से आसपास की बिल्डिंग्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसीलिए वो पड़ोस में एक लड़की के पास जाती है और अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगती है। वहाँ पर एक बुजुर्ग भी थे। थोड़ी देर बाद एली के बच्चे लिफ्ट के जरिए अपने घर आ जाते हैं। उन्हें देखकर एली उन्हें बहुत डांटती है और ये भी कहती है कि जब ज़लज़ला आए तो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब वो अपना काम करने लॉन्ड्री के लिए कपड़े लेकर लिफ्ट से नीचे जा ही रही थी। तो डैनी, जिसे किताब मिली थी, वो किताब को लेकर और दोनों ऑडियो टेप्स को लेकर अपने साथ अपने कमरे में चले जाता है। अब वो उस किताब को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं खुलती। वो किताब नुकीले दांतों से बंद थी। उस किताब को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी का मुंह हो। तभी डैनी की उंगली उन नुकीले दांतों पर लग जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून गिरकर किताब पर गिर जाता है। हैरानी की बात ये थी कि वो किताब उस खून को जज़ब कर लेती है, और तभी वो किताब खुल भी गई थी। अब हम देख पाते हैं कि उस किताब में अजीब अजीब तरह की तस्वीरें थी, जैसे कोई किसी पर जादू कर रहा हो। डैनी उस किताब को तो नहीं पढ़ता, लेकिन वो उन ऑडियो टेप्स को चला देता है। पहली टेप में फादर बता रहे थे कि हमने अपने साथियों के साथ मिलकर ये जानने की कोशिश की है। इस किताब में अजीब तरह के जादू के बारे में बताया गया है। अब डैनी दूसरी टेप को चलाता है, जिसमें फादर ये बता रहे थे कि आखिर उन्हें ये किताब कहाँ से मिली थी। अब अचानक उस ऑडियो टेप में से एक डिमोनिक आवाज सुनाई देने लगती है, जैसे कोई काली ताकत इसमें कैद हो और बाहर आने की कोशिश कर रही हो। डैनी उस टेप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। तभी हम लोग देख पाते हैं कि उस टेप में से वो काली ताकत आजाद हो एली को पजेस कर लेती है, और आते ही एली की हड्डियों को बुरी तरह से तोड़ देती है और बहुत बेरहमी से उसे मार रही थी। डैनी उधर ऑडियो टेप को रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो उसे नहीं रोक पाता। तभी उनके घर की लाइट भी चले जाती है। किताब के सफ़े भी अब खुद ब खुद पलटने लगे थे। एली की बड़ी बेटी जब लाइट को चेक करती है तो हर तरफ लाइट थी सिवाय उनके घर की। इसका मतलब ये कि जो कुछ भी गलत हो रहा था वो इनके घर ही हो रहा था। थोड़ी देर बाद एली अपने घर वापस आ जाती है। वो दिखने में थोड़ी ठीक लग रही थी
और वो चलकर अपने घर आई थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो भी काली ताकत उसके अंदर थी उसने एली की हड्डियों को बुरी तरह से तोड़ दिया था। मगर अब एली बिल्कुल ठीक चल पा रही थी और वो किचन में जाकर अंडे पकाने लगती है। उसके पास उसकी बहन आती है, उसे बुलाती है, तभी वो उल्टियाँ करना स्टार्ट कर देती है और अजीब सा बर्ताव करने लगी थी। एली जब होश में आती है तो वो कहती है वो मेरे अंदर है, उसे मेरे बच्चों को नुकसान न पहुंचाने देना। इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है। एली की बहन और उसके बच्चे उसे हॉस्पिटल लेके जाने लगते हैं, पर सब लिफ्ट में जाने की वजह से डर रहे थे, पर जल्जले की वजह से सीढ़ियां भी टूट चुकी थी। खैर ये सब देखकर वो एली को कमरे में लटा देते हैं। पड़ोस का वही लड़का जिससे उसने अपने बच्चों को ढूंढने के लिए हेल्प मांगी थी, वो एली की आंखों को बंद कर देता है। वो उन्हें दोबारा बंद करता है तो वो फिर खुल जाती हैं। ये सब मिलकर एली के लिए प्रेयर करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मर रही है। तभी एली की बहन उसके पास बैठती है और उसे बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। तभी उसका फोन बजने लगता है, जिसके ऊपर कॉल आती है। ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि एली की थी, जो बोल रही थी कि मेरा जिस्म जल रहा है, मुझे कोई बचाए। और फिर वो जिंदा होकर बैठ जाती है। वो अपनी बहन के जिस्म को हाथ लगाती है तो वाकई उसका जिस्म जल रहा था, वो काफी गर्म था। तभी बेथ उसे बाथटब में ले जाती है। तभी एली पानी से निकलकर दीवार पर चलने लगी थी। वो इतनी जोर से चीखती है कि सभी उसकी चीख सुनकर बेहोश होने वाले थे। साथ ही बाथटब में जो पानी था वो भी उबल रहा था। एली एक एक करके सब पर हमला करती है। वो अपनी बेटी को मारने की कोशिश करती है। तभी उसका बेटा डैनी एली को पीछे करता है, क्योंकि वो जानता था कि उसकी माँ के अंदर कोई काली ताकत आ गई है। यहीं पर एली अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के की आंख को भी निकाल देती है और दूसरे पड़ोसी के मुंह में फेंक देती है। इसी बात का फायदा उठाकर बेथ अपार्टमेंट के दरवाजों को बंद कर देती है। उसके साथ एली के बच्चे भी थे। बेथ एक सुराग से देखती है कि घर के अंदर जितने भी लोग थे एली ने उन सबको मार दिया था। अब एली की बेटी अपने भाई से लड़ती है, क्योंकि वो भी जान गई थी ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। उसी ने उस टेप रिकॉर्डर को भी चलाया था और जादुई किताब को भी खोला था। इधर ये सब आपस में लड़ाई कर रहे थे। उधर एली अपनी सबसे छोटी बेटी को अपनी बातों में फिसलाकर उससे ये गेट खिलवा लेती है। उधर एली की बड़ी बेटी के साथ भी कुछ अजीब हो रहा था। उसके चेहरे पर अजीब से निशान आने लगे थे, नाक में से भी खून निकलना शुरू हो गया था और उसके मुंह से कीड़े निकलते हैं। जब बेथ एली की बड़ी बेटी के पास जाती है तो वो किचन में कांच के टुकड़े खा रही थी। इसका मतलब कि अब वो भी उस काली ताकत के कंट्रोल में थी, जिस काली ताकत के कंट्रोल में एली थी। वो अपनी आंटी बेथ पर हमला कर देती है और साथ ही अपनी छोटी बहन को भी मारने की कोशिश करती है। तभी उसकी छोटी बहन अपनी गुड़िया को उसके सर पे मार देती है और अपने आप को बचा लेती है। अब डैनी अपनी आंटी को सब बताता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से ही हो रहा है। अब ये सब कुछ जानने के बाद बेथ डैनी के कमरे में जाती है ताकि आखिरी टेप रिकॉर्डर को भी सुन सके। बेथ हेडफोन लगाकर टेप रिकॉर्डर को सुनना शुरू कर देती है ताकि जो भी गलत हो उसी के साथ हो। बेथ जब तीसरी और आखिरी रिकॉर्डिंग को सुनती है तो तब उसे सारी बात समझ आ जाती है। असल में ये किताब एक बीस्ट फादर को मिली थी, जो कि इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते थे, लेकिन फिर चर्च वालों ने फादर को चर्च से निकाल दिया, क्योंकि ये एक डिमोनिक किताब थी। ये इंसानी जिल्द से बनी थी। इस किताब पर इंसानी खून से लिखा गया था। इसमें हेल के खतरनाक डीमंस को बुलाने का तरीका लिखा गया था और इन सब बातों को ही वो फादर समझना चाहते थे। अब ये सब बातें बेथ बेटी रिकॉर्डिंग में सुन रही थी। अब एली की बड़ी बेटी डैनी पर हमला करती है और उसे जला देती है। जिस कमरे में बेथ थी वहाँ पर भी एली आ गई थी। बेथ उससे लड़ने की कोशिश करती है। एली अपने मुंह से ये आवाज निकालती है कि मैं जो भी हूँ तुम मुझे इतनी आसानी से हरा नहीं सकती। अब बस बेथ और एली की छोटी बेटी ही बचे थे। अब जैसे ही वो बेथ को मारने वाले थे तभी एली की छोटी बेटी उसे एक कैंची देती है, जिसे बेथ एली के मुंह में घुसा देती है, जिसकी वजह से वो कुछ देर के लिए रुक गई थी। बेथ गन लेकर दरवाजे को तोड़ने वाली थी तभी एली उठ जाती है। बेथ गन से एली पर ही गोली चला देती है, जो सीधी उसके पाँव में जाके लगती है। एली अब अपनी बेटी को अपनी मीठी मीठी बातों में बसाने की कोशिश करती है। ये सुनकर उसकी छोटी बेटी कहती है यू आर नॉट माई मॉम। अब वहाँ पर एक एक करके वो सब लोग जिंदा होने लगते हैं जिन्हें एली ने मारा था, और ये कहते हैं कि शाम तक कोई भी नहीं बचेगा। अब बेथ और एली की छोटी बेटी के पास यहाँ से भागने के अलावा कोई और चारा नहीं था, पर जो लिफ्ट थी वो भी बंद थी और दरवाजा भी बंद था। उस लिफ्ट के अंदर चाबियां फंसी थी, क्योंकि जब एली पोजेस हुई थी उसके हाथ में ये चाबियां थी। एली की बेटी अब चालाकी से वो चाबियां उठाकर लिफ्ट को चला लेती है और लिफ्ट भी चलने लगती है। मगर हम देख पाते हैं कि एली की बड़ी बेटी और डैनी, जो के मरने के बाद डीमंस के कंट्रोल में थे, वो खुद को लिफ्ट के साथ जोड़ लेते हैं। जैसे जैसे लिफ्ट चलती है वैसे वैसे लिफ्ट में उनका खून भरने लगता है। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे आ रही थी खून भी बढ़ता जा रहा था। उधर उस किताब का सफ़ा भी पलट जाता है।
जिसमें अजीब सा बना एक क्रिएचर था। अब देखते ही देखते एली भी उस क्रिएचर में बदल गई थी। लिफ्ट नीचे आती है तो खून भी बाहर आता है। अब बेथ और एली की छोटी बेटी जल्दी से कार में बैठ जाती है। अब दोबारा उनके सामने एली आ जाती है जो कि किसी डीमन में तब्दील हो चुकी थी। वो अपनी छोटी बेटी पर हमला करने लगती है, तभी बेथ उसे आकर चेंसो के जरिए काट देती है। बेथ उन तीनों को चलती ग्राइंडर मशीन में डाल देती है। अपनी फैमिली के 3 लोगों को मारना बहुत ही खौफनाक सीन था। इसके अलावा बेथ के पास कोई और रास्ता भी नहीं था, जिसके बाद बेथ एली की छोटी बेटी को लेकर वहां से चले जाती है। मगर वो डीमन अभी वहीं था, खत्म नहीं हुआ था। अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की जेसिका जैसे ही पार्किंग एरिया में आती है तो वहाँ पर पड़ा इतना ज़्यादा खून देखकर डर जाती है। जेसिका वही लड़की थी जिसे हमने फिल्म के शुरू में देखा था। वो इतना खून देखकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, तभी वही डीमन जिसने एली को पोजेस किया था जेसिका को भी आके पोजेस कर लेता है। अब आपको समझ आ गई होगी कि जेसिका ने अपने दोस्तों को क्यों मारा था। प्लीज़ ऐसी और भी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाजमी लाइक कर दिया करें ताकि मैं मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो बना सकूँ।